दैट इज योर इलेक्शन कमीशन। मैंने बोला था पहले भी लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है और एग्ज़ाम आपका करीब ही है, तो हम इनको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली आपके आर्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सपोज इलेक्शन कमीशन को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, जैसे आर्टिकल 324 है इसका, ओके, किस पार्ट में ये है। ये प्रीलिम्स में एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि सपोज आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे, वुमन कौन थी इसमें, और एट प्रेजेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में हम जानते हैं, जैसे पार्ट 15 में है आपके, ये बात याद रखिए, आर्टिकल 324 का हिस्सा है ये, और भी इसके अपने आर्टिकल हैं जिनको हम पढ़ेंगे, मैं आपको लिस्ट में दे दूंगी। अभी आज के लिए इतना ही हम जानते हैं। बना कब था इलेक्शन कमीशन, कब पिक्चर में आया, 25 जनवरी 1950 को बना था। आप इससे एक बात को और रिलेट कर सकते हैं, हमारे फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1951 में हुए थे, और 20 तो उसके लोकसभा के इलेक्शन कौन कराता है, लोकसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, तो इससे आपका वो पॉइंट भी कनेक्ट हो गया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे आपके वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। इस पे 2019 आई थिंक और इन अ प्रीवियस प्रीलिम्स ऑफ एमपीपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है। वो श्रीमती, ऐसा नहीं है कि फिर से भी पूछा जा सकता है, वीएस रामा देवी है। प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके राजीव कुमार है। अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन होता क्या है, आज हम अब इनके बारे में ही जानेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन मैंने आपको पहले भी बोला था, एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इनकी इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है कि इनका जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो निश्चित रहता है कि इतने टाइम के लिए रहेंगे। अगर उनको हटाया भी जा रहा है, रिमूवल भी हो रहा है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का, तो उनका एक प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है, जो कि रिजिड होता है। ओके, सो इस तरीके से इंडिपेंडेंस कमिटी, और इनके पास खुद के अपने पावर होते हैं जो इनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल में डिफाइन है ये बॉडीज़, ये किसी अलग से कोई लॉ या एक्ट लाके नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उसमें डिफाइंड है। इट एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर करना। ओके, अब ये कौन कौन से इलेक्शंस देखते हैं ये बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है जो आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के इलेक्शन देता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, power of superintendence, direction and control of election to parliament, state legislature, office of, तो किस किस के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आपको पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ क्या याद रखनी है, जब भी इलेक्शन का टाइम पीरियड आता है या किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं या किसी स्टेट के बाय इलेक्शन हो रहे हैं, तब आप ऐसी चीज़ों को देख रहे हो, उस समय आप नोटिस किया कीजिए कि इलेक्शन कमीशंस के काम क्या हो रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, ये कब लगता है, ऐसी चीज़ों से क्या होता है। इस चीज़ों में जब आपको ये चीज़ आप पढ़े हुए होते हो, वहाँ पर जब आप न्यूज़ से रिलेट करते हैं तब आपको क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंपोजिशन कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आपका, किस तरीके की ये बॉडी है? एक होता है आपका एज ऑफ ना, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये तो लिखा हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा ही होगा। ओके,
बट अदर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करते हैं, प्रेसिडेंट इनको लेके आएगा। प्रेसिडेंट इन द सेंस, प्रेसिडेंट को अगर आपको समझना है तो प्रेसिडेंट, हु इज़ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनेटिव हेड होता है, रियल हेड नहीं होता। रियल हेड मतलब होता है रियल आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का मेन पोर्शन कौन सा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब परमिट कर देते हैं, बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड में रखना है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है, आपके किसी भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना आपका प्रेसिडेंट का काम होता है, उसी के नाम पे वो ऑर्डर साइन होता है। तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट यूज़ करते हैं, लिखना आपको प्रेसिडेंट है, बट मैं आपको एक रियल मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, सो अदर इलेक्शन कमिश्नर वो प्रेसिडेंट के ऊपर टाइम टू टाइम निर्भर करते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब आपको क्या देखना है, जब दूसरे आपके इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जब वो अपॉइंट हो रहे होते हैं, जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो आपका चेयरमैन की तरह काम करता है। He's the chairman of your election commission of India. That's why we said them chief election commissioner. President also appoint regional commissioner. अब ये regional commissioner क्या होते हैं, रीजनल कमिश्नर ऐसा नहीं होता कि जब आपका कंपोजिशन हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, जब आप नए इलेक्शन कमिश्नर लेके आएंगे तो आप रीजनल कमिश्नर भी लेके आएंगे। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की आवश्यकता अगर किसी इलेक्शन के टाइम पे पड़ती है या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है, तब रीजनल कमिश्नर लेके आएंगे। और वो कौन लेके आएगा आपका, उसका भी पावर आपके प्रेसिडेंट ही करता है। आफ्टर कंसल्टेटिंग, इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेगा प्रेसिडेंट कि आपको आवश्यकता है, आपके ऊपर अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो वहाँ पे रीजनल कमिश्नर आ जाते हैं। कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, जो ये सर्विस और टेन्योर भी है वो कौन डिफाइन करता है, आपका प्रेसिडेंट करता है, दोनों की, चाहे आपके इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे आपके रीजनल कमिश्नर्स हो। आई होप अप टू हियर इट इज़ क्लियर टू यू। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, मैंने जैसे आपको यहाँ पहले ही बता दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इलेक्शन कमिश्नर ये प्रेसिडेंट के ऊपर निर्भर करता है, ज़रूरत है तो लेके आएगा, नहीं ज़रूरत, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड ऐसा हुआ है कि आपकी जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो आपकी बॉडी है वो आपकी 1 मेंबर बॉडी ही रही है, बट लेटली इसको कर दिया गया है। अभी जो एग्जिस्ट करती है, तो ये 2 ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही रहेंगे, आवश्यकता होगी तो रहेंगे, नहीं आवश्यकता होगी तो इनको हटा दिया जाएगा। ओके, सो लेकिन एट प्रेजेंट वी है 1+2 की बॉडी, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, पावर एंड अलाउंसेस ऑफ सैलरी आर, जो होती हैं आपके पावर होते हैं, जो भी उनको सैलरी मिलती है वो कहते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये इक्वल टू, इनका प्रेसिडेंस इक्वल टू किसके बराबर होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबर होता है। और डिसीजन जो है, आप जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेला डिसीजन नहीं लेगा, उस डिसीजन को लेने का हक मेजॉरिटी का है। अगर मेजॉरिटी ने कहा है, जो 1+2 लोग हैं इसमें अगर 2 लोग मेजॉरिटी में बोल रहे हैं, 2:1 का हो जाता है तो वो डिसीजन होगा। अदरवाइज अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेवर में है बट इलेक्शन कमिश्नर फेवर में नहीं है, 1 और 2 का रेशियो है, तो ये इसमें नहीं आएगा। दैट इज द डिसीजन बाय मेजॉरिटी। टर्म कैसा कितना होता है आपका, 6 ईयर और 65। ये तो MPPSC के फेवरेट क्वेश्चन है जो आपको रखना ही है याद, ये टर्म्स काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। एवरीबडी, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, आपको रेजिग्नेशन वो जब चाहे उसको लगता है तो अपनी उनकी जो ज़रूरत के हिसाब से होगा, हिसाब से वो अगर उनको लगता है उनको रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन दे देंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, रिमूवल प्रोसेस जो है आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपका, यही आपकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को एंश्योर करती है, क्योंकि जो ये रिमूवल प्रोसेस होता है दैट इज़ नॉट द ईजियर वे कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर साइन किया कि नाउ यू वोंट बी द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होती है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सेम ग्राउंड होते हैं, उन्हीं सेम ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट जज के को जैसे रिमूव किया जाता है, उन्हीं सेम ग्राउंड पे इसका प्रोसीजर होता है। इस ग्राउंड को तब हम जानेंगे, इट्स अ डिटेल प्रोविजन जब हम सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में पढ़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट इज योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस।
सर्विस कंडीशन जो है वो डिसएडवांटेज की अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद उनकी जो कंडीशंस होंगी सर्विसेज की, उनका अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जाता, उनको डिसएडवांटेज नहीं दिया जा सकता उस चीज़ का। एनी इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमीशन कैन रिमूव ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना इम्पॉर्टेंट रोल दे देता है। जब आपके जो इलेक्शन कमिश्नर अदर्स होते हैं, ये जो प्रोसीजर है रिमूवल का, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू कीप दैट इज फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपके प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करता है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज परमानेंट। हाँ, अब पावर एंड फंक्शन आते हैं इलेक्शन कमिश्नर के। जब हम नेक्स्ट लेक्चर को लेंगे तब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये वर्ड्स बता देती हूँ। कुछ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं, कुछ एडवाइजरी और कुछ क्वासी जुडिशियल होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या आएगा? बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आते हैं कि जब आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं तब आपको कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेंगी। इसका काम किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के पास होता है। तो दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, देयर आर मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉर इलेक्शन कमीशन। एंड क्वासी जुडिशियल में क्या आएगा? क्वासी जुडिशियल में आता है जैसे सपोज कोई पार्टीज़ होती हैं, उनको सिंबल्स देने का काम, उनको रिकॉग्निशन देने का काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कुछ इसमें जुडिशियल पावर ये होते हैं कि जब डिस्प्यूट होते हैं इनके लिए, किसी सिंबल के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज अ जुडिशरी काम करता है। उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ क्वासी जुडिशियल बॉडी। ओके, एडवाइजरी क्या होता है? जो आपके मेंबर्स जो होते हैं, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी बेसिस पे डिस्क्वालीफाइड होते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो जब आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो किसकी एडवाइस लिया? प्रेसिडेंट खुद से ऐसे ही रिमूव नहीं करता, ही विल टेक द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द बाइंडिंग एडवाइस। तो ये रोल होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, एंड यही रोल इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, सो this is for election commission of India from my side, and we will cover other constitutional non-constitutional bodies also laterly, because it is important for your exam. I hope I am clear to you, clear to all of you up to this topic, and in next class we will read about whatever the available articles we have, and of fundamental right and other constitutional bodies. Thank you. और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको इम्प्रूव करूँगी। और जो भी आपकी पढ़ाने वाली जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स लगती हूँ कि इस तरीके से कवर करना चाहिए, वो भी आप मैं उसको कंसीडर करूँगी और उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।